हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा नया टॉपिक जो शुरू होगा वे है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। कहने का मतलब ये, जो ग्लोब पर रेखाएं हैं उसमें अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं जो पाई जाती हैं अधिकांशतः हैं और जो दर्शाई जाती हैं उनका स्थान क्या है, उसका महत्व क्या है। और इससे पहले हमने इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था सौर मंडल में पृथ्वी की, सौर मंडल में पृथ्वी की क्या स्थिति है। और साथ ही साथ हमने उसके जो भी आसपास के ग्रह थे और इसके अलावा उल्का पिंड के बारे में पढ़ा और सूरज की स्थिति देखी। अब उसी क्रम में आगे जब हम बढ़ते हैं तो अब पृथ्वी का ही एक छोटा काल्पनिक स्वरूप है जो एक ग्लोब के रूप में हमें देखने को मिलता है। अब उसी के बारे में आगे चर्चा करते हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हाँ, हमारी जो पृथ्वी हमने पढ़ा था, हमारी जो पृथ्वी है वे ऊपर से और नीचे से हल्की चपटी है, जैसे उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव से हल्की चपटी है। इस कारण इसे भूभाग भी कहा जाता है। और तो हमारी पृथ्वी कैसी है, वे भूभाग है, ना कि गोलाकार। गोलाकार नहीं है, ये उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर चपटी है। देखिए जैसे ये है पृथ्वी हमारी, ये पृथ्वी है, ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। ये इन दोनों दिशाओं से हल्की जो पृथ्वी है वे चपटी है, पूर्ण रूप से ये गोल ना होकर हल्की ऊपर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से चपटी है, जिसके कारण इसको भूभाग कहा जाता है। पृथ्वी का आकार भूभाग इसका नाम दिया गया। और साथ ही साथ क्या है कि चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। जब ऊपर से और नीचे से, जब पृथ्वी ऊपर से हल्की चपटी होगी और नीचे से चपटी होगी तो यहाँ साइड से इधर से थोड़ी उभरी हुई होगी, तो वही है, ये वही कह रहा है, उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसे दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। चलिए ग्लोब को हम देख ही रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। वास्तविक अपनी कहानी पे। तो ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, और पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है, वे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब जो है वे स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार पहिया या जो लड्डू घुमाता है, पहिया या जो लड्डू घुमाता है। और ग्लोब पर देशों, द्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में देखा जाता है। तो ये जो ग्लोब है उसकी स्थिति बता रहा है कि जैसे ये ग्लोब है, हम इसे चारों तरफ से घुमाकर देख सकते हैं अच्छे से। वहाँ पे हमें देश देखने को मिलते हैं, इसके अलावा महासागर मिलते हैं और द्वीप देखने को मिलते हैं। पृथ्वी के समान किसी ग्लोब पर किसी बिंदु की जो स्थिति का वर्णन करना कठिन है। जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का एक छोटा प्रारूप तैयार किया गया है ग्लोब, तो वही, लेकिन ये वही कहना चाहता है कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पृथ्वी है उसको एकदम एक ग्लोब का रूप देना थोड़ा
मतलब उचित नहीं है और ऐसा किया भी नहीं जा सकता। पूर्ण रूप से पृथ्वी का रूप ग्लोब के आकार में या फिर ठीक उसी के प्रकार प्रतिक्रिया करते हुए ऐसा संभव नहीं है उसे दर्शाना। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए उन्हें कुछ बिंदुओं और रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। तो जिस प्रकार पृथ्वी के ऊपर भिन्न भिन्न देश हैं, महासागर हैं, ये सब होने के बाद उसे वास्तविक जो ग्लोब है उस पे प्रदर्शित करने के लिए उसमें भिन्न भिन्न रेखाएं दर्शाई जाती हैं या फिर भिन्न भिन्न जो रेखाएं हैं उनका सहारा लिया गया है ग्लोब को समझने के लिए। हमारी पृथ्वी किस प्रकार है उसे समझने के लिए आप देखेंगे कि एक जो सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जो अक्ष जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। देखिए ये इसकी बात कर रहा है। ये जो बिंदु है, यहाँ जो पृथ्वी को थोड़ा हल्का झुका हुआ दिखाया गया है, इन्हें अक्ष कहा गया है। इसके अलावा जो ये और ये दो ध्रुव हैं, इसे ध्रुव कहा जाता है। एक तो पहली बात तो ये झुकी हुई है, जिस कारण ये हल्की झुकी हुई है और इस केंद्र पे आती है झुककर, उसे अक्ष कहा गया है। और इसी को अगर हम ध्यान से देखें तो इधर जब इसे दिशाओं में बांटते हैं और इसके बाद रेखाओं द्वारा विभाजित करते हैं तो इसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और इसे दक्षिणी ध्रुव। ये है दक्षिणी ध्रुव, ये है उत्तरी ध्रुव। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को एक सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम और पूर्व की ओर झुकाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। तो अभी हमने इसी बारे में चर्चा करी थी। जो वास्तव में पृथ्वी है उसको मात्र एक स्वरूप दिया गया है ग्लोब को, और उस पे भिन्न प्रकार की रेखाएं बनाई गई हैं और उसको दिशाओं में विभाजित किया गया है, ताकि जो आकाश में जो सौरमंडल में पृथ्वी है उसका वास्तविक स्वरूप जान सके और वो किस प्रकार क्रिया करती है, और साथ ही साथ किस प्रकार मौसमों में परिवर्तन आता है, दिन रात को विभाजित किया जाता है। ये सब वैज्ञानिकों द्वारा काल्पनिक रेखा द्वारा तैयार किया गया है। तो ये वही कह रहा है कि जो पृथ्वी है वास्तव में ऐसे पृथ्वी पर ऐसी वास्तव में कोई भी जो सुई है वे नहीं है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक काल्पनिक रेखा है जो कि जिसके माध्यम से इसे दर्शाया गया है। अब देखिए सर्वप्रथम ये देखिए जो अक्षांश रेखा है, जैसे ये है ग्लोब हमारा। ग्लोब के ऊपर जो इस प्रकार की रेखाएं होती हैं, इस प्रकार की, ये हालांकि पूरा ये घुमावदार गोल ये पूरा एक मतलब वृत्त होता है। ये हमें एक जो ग्लोब है उसका एक अक्ष दिखाई दे रहा है। जैसे ये ग्लोब है तो ये पूरा एक गुब्बारे की तरह है, मतलब इसकी आकृति पूर्ण है। तो हमें यहाँ से एक पक्ष दिखाई दे रहा है, इसका दूसरा पक्ष नहीं दिखाई दे रहा।
तो ये जो रेखाएं हैं वे पूर्ण ऐसे जो ग्लोब है उस पे दर्शाई जाती हैं ग्लोब को समझने के लिए और भिन्न प्रकार की रेखाओं को समझने के लिए। तो जो इस प्रकार की रेखाएं होती हैं उसे कहते हैं अक्षांश रेखा। उसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। इसके बाद जो ग्लोब है, अब ग्लोब के ऊपर ये जो ऐसी रेखाएं होती हैं ये होती हैं देशांतर रेखाएं। ये होती हैं देशांतर रेखाएं। एक जो अक्षांश रेखा होती है उस पे कुल ऐसी जो रेखाएं होती हैं ऐसी आकृति होती है, और जो देशांतर की होती है वे ऐसी होती हैं बिल्कुल खड़ी। तो जब ये जो ग्लोब है इसी को जब यूं करके पलट दिया जाए, ऐसे करके, जैसे ये है, इसी को जब ऐसे यूं करके पलट दिया जाए, ऐसा अगर इसे यूं करके ऐसे पलट दिया जाए और फिर इसकी जो दिशा होगी कुछ इस प्रकार हो जाएगी। तो एक तो ऐसी आकृति रेखा है पृथ्वी पे और एक ऐसी। तो कुछ इस प्रकार की जो ऐसी खड़ी रेखा है उसे देशांतर रेखा कहा जाता है, और जो ऐसी वृत्ताकार जो गोल रेखाएं हैं उसको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ऐसे अन्य काल्पनिक रेखाएं भी ग्लोब को दो भागों में बांटती हैं। तो हमने अभी दो रेखा और देखी, इसके अलावा भी कई रेखाएं हैं जिसके माध्यम से उसे कई भागों में बांटा जाता है, और इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपर में स्थित आधे भाग के उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग के दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये जो विषुवत जो बीच की रेखा है जो कि ग्लोब को आधा आधा करती है, विभाजित करती है, तो जो ऊपर का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो उसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे का हिस्सा बटा होता है, जो नीचे का बकाया होता है वे होता है, उसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और इसे दो भागों में विभाजित कौन बांटती है? वो बांटती है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को ही तो ये जो विषुवत रेखा है ये जो ग्लोब है उसे दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे आधे भाग होते हैं। इसी प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। तो ये जो वृत्तें हैं ये सारी, या रेखाएं कहें या वृत्तें कहें, ये सारी एक काल्पनिक रेखा है। इसका वर्णन हमने पहले भी किया है कि ये जो सब रेखाएं हैं वे एक काल्पनिक रेखाएं हैं, एवं यह पृथ्वी पर भिन्न स्थानों की स्थिति बताने में जो इनका जो स्थान होता है महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु हैं। मान लीजिए पृथ्वी पर कोई स्थान को चिन्हित करना है या फिर उसका अनुमान लगाना है कि पृथ्वी के इस स्थान पर ये स्थान होगा, तो इन सब को एक तरीके से चिन्हित करने के लिए ये जो रेखाएं होती हैं इनका उपयोग किया जाता है। विषुवत जो वृत्त है से ध्रुव तक की जो स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। तो कहने का अर्थ इसका ये है, जो ये विषुवत वृत्त जो है ये जो दिख रहा है बीच में,
इस ग्लोब को दो भागों में विभाजित कर रहा है। देखिए ये क्या है, ये जो ये ऊपर ग्लोब दिख रहा है ना, ये इसी का एक छोटा सा स्वरूप, इसमें सीधा सीधा दिख रहा है, इसी को इसमें थोड़ा सा यूं टेढ़ा करके दिखाया गया है। मतलब ये चीज़ ऊपर की यहाँ दिखाई गई है और ये जो चीज़ है नीचे की वो इसमें कुछ कम दिखी है, इसमें और इधर की तरफ चली गई है, इधर की तरफ, और जो इसका आधा हिस्सा है वे यहाँ दिखाया गया है। तो ये क्या कह रहा है, ये जो विषुवत वृत्त है जो कि जो ग्लोब को आधे आधे दो भागों में विभाजित करती है, और इसके अलावा ये जो देखिए ये 20 डिग्री पर 20 डिग्री उत्तर में जो ये विषुव एक वृत्त खींची है, इसके बाद ये है 40 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव में जो ये एक और वृत्त है, ये एक और वृत्त है। ये सब समानांतर रेखाएं इन्हें कहा जाता है या अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें अधिकांशतः समानांतर रेखाएं कहा जाता है या अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और इनका जो मापन किया जाता है वे अंशों में इन्हें मापा जाता है। जैसे ये देखिए ये 20 डिग्री उत्तर की तरफ, फिर इसके अलावा फिर इधर 40 डिग्री उत्तर की तरफ, फिर इसके आगे 20 डिग्री और बढ़ा, फिर 40 से 60 डिग्री हो गया ये उत्तर की तरफ, और इस प्रकार यहाँ 90 डिग्री है। तो ये जो रेखाएं हैं इसे समानांतर रेखाएं कहा जाता है और इसे अक्षांश जो रेखाएं हैं उसे भी उस नाम से भी जाना जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांशर को प्रदर्शित है। जो विषुवत वृत्त है शून्य अंश अंशांश को दर्शाती है। ये देखिए ये जो यही वृत्त है ये यहाँ दिया गया है, ये देखिए ये क्या दर्शाती है, ये शून्य अक्षांश को दर्शाती है। मतलब एक तो इनका नाम ही अक्षांश है, अक्षांश रेखाएं हैं जो इस प्रकार की है, तो ये शून्य अक्षांश को दर्शा रही है। अर्थात ये जो जिस स्थान पर जहाँ से पृथ्वी को एक मान लीजिए इसे आधे आधे भाग में बांटा गया है, एक उत्तरी दिशा की तरफ और एक दक्षिण की तरफ, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध, तो इसको जो विभाजित करती है उसे शून्य अंश वे दर्शाती है विषुवत वृत्त। क्योंकि जो विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप है वे 360 अंश का, यानी 1/4, 360 अंश 1/4 यानी 90 अंश है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी जो अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और जो तथा 90 अक्षांशित दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। तो इसका जो कुल मापन बताया गया, कुल अंश, इसका अगर पूरा मापा जाए, इसका जो अंश पूरा है वे है 360 डिग्री, 360 डिग्री है। और जब इसे यहाँ से विभाजित किया जाता है ये एक शून्य रेखा है, शून्य अंश भी इसे कहते हैं विषुवत वृत्त को। तो इसका 1/4 हिस्सा, इसका 1/4 हिस्सा होने के कारण ये उत्तरी ध्रुव जो आता है ये 90 अंश पर आता है, ठीक है, और ये भी 90 अंश पर आता है। लेकिन ये 90 अंश उत्तर दिशा में आता है और ये 90 अंश दक्षिण दिशा में आता है। ये जो पूरा मापा जाए इनका जो अंश आता है वो पूरा 360 डिग्री आता है। फिर इसको 1/4 भाग में विभाजित करके
इसको विभाजित किया गया है और इसके बाद इसे विषुवत वृत्त जो रेखा है उसके माध्यम से इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो उत्तरी गोलार्ध और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। फिर इसको इस 360 जो वृत्त है 360 डिग्री का, उसे चौथे भाग में विभाजित करके एक 90 डिग्री का जो यहाँ पे अंश आता है और एक यहाँ 90 डिग्री का, तो ये एक उत्तरी गोलार्ध की ओर है और एक दक्षिणी गोलार्ध की ओर। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। उत्तरी अक्षांश किसे कहते हैं? जो कि इधर उत्तरी ध्रुव पर है। यहाँ विषुवत रेखा है वे ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है। तो इनको तो समांतर रेखाएं कहा गया, हमने ऊपर पढ़ा। विषुवत वृत्त के जो उत्तर के सभी जो समानांतर रेखाओं को उत्तरी रेखाएं कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये उत्तर दिशा की ओर बढ़ती देखने को मिलती है। और विषुवत वृत्त के दक्षिणी भाग में स्थित, ये है दक्षिणी भाग में स्थित सभी जो समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ये सभी दक्षिणी अक्षांश है और ये सभी उत्तरी अक्षांश हैं। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उत्तर और दक्षिण दिशा के मतलब दिशा अगर नहीं लिखी जाएगी तो वे या तो ग्लोब का ये वाला हिस्सा भी मान सकता है समझने वाला इंसान, या तो इधर का भी, क्योंकि दोनों में ये देखिए जो डिग्री है यहाँ पे देखिए 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री एक समान है, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री एक समान है। इसे भिन्न किस लिए कैसे बनाती है? ये दिशाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षांश से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र और चंद्रपुर एवं ब्राज़ील जो अमेरिका है में वोली होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश पर पड़ते हैं। ये जो हमारा महाराष्ट्र है इसकी बात करी है, महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है इसकी, और एक अमेरिका में ब्राज़ील है, ब्राज़ील में जो बेलो होरिजेंटो है नामक स्थान है, दोनों एक ही अक्ष पर पड़ता है। किस पे? 20 अक्ष पर, अक्षांश 20 पर स्थित है। लेकिन जो चंद्रपुर जो है वे विषुवत वृत्त के 20 अक्षांश उत्तर दिशा की तरफ पड़ता है, और जो बेलो होरिजेंटो जो है वे विषुवत रेखा वृत्त के दक्षिणी अक्षांश पर पड़ता है। तो इस प्रकार दक्षिण में स्थित, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो चंद्रपुर 20 डिग्री अक्षांश 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा जो बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2:2 हमने देख लिया है और समझ भी लिया है, में स्पष्ट है, जिससे आप विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। कहने का अर्थ ये है जैसे ये विषुवत वृत्त है, इसे ये एक तो इसे अलग अलग भागों में विभाजित करती है ताकि इसे जो ग्लोब है उसे अच्छी तरीके से समझा जा सके। और ये उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। और इसके अलावा जो ये देखिए ये यहाँ पे मकर रेखा है, इसके बाद यहाँ पर एक ध्रुव रेखा है। तो यहाँ पे ये 66.5 दक्षिण में है, 23.5 दक्षिण दिशा में है, दक्षिण गोलार्ध में है। और ठीक ऐसा ही है कि जो 66.5 है, ये देखिए
एक उत्तरी गोलार्ध में है और एक 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है। तो इन सबको व्यवस्थित रूप से जानने के लिए, संगठित रूप से समझने के लिए दिशा को बताना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो हमने देखा कि जो एक महाराष्ट्र का उदाहरण दिया गया और जो अमेरिका का उदाहरण दिया गया, वे दोनों ही 20 डिग्री अक्षांशों पर स्थित है, लेकिन अंतर ये है कि जो चंद्रपुर है ये उत्तरी अक्षांश, जो अक्षांश वाला गोलार्ध है वहाँ स्थित है, और जो अमेरिका का बेलो होरिजेंटो नामक स्थान है वे 20 अक्षांश दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तो एक दिशा भी इनका इसमें एक महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त शून्य, उत्तर वृत्त, उत्तरी जो वृत्त है वे 90 डिग्री उत्तर की तरफ, और तथा दक्षिण ध्रुव जो है दक्षिण 90 डिग्री दक्षिण की तरफ के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाओं और भी हैं। तो कहने का अर्थ ये कहना चाहता है, ये देखिए ये तो हो गई विषुवत रेखा, ये इसकी बात कर रहा है जो 0 डिग्री पर है। इसके अलावा ये उत्तरी ध्रुव की बात कर रहा है जो 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव की बात कर रहा है, और फिर यही बात कर रहा है 90 डिग्री दक्षिण की बात कर रहा है। और इसके अलावा जो समानांतर रेखा, जो ये सारी रेखाएं हैं, इसे समान एक पैमाने पे नापकर समांतर समान जो रेखाओं में विभाजित किया गया है, इस कारण से समानांतर रेखाएं भी कहते हैं और इसे अक्षांश रेखाएं भी कहते हैं। इसके अलावा और भी जो रेखाएं हैं वे हैं, ये उसकी बात देखिए यहाँ बता रहा है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में ये रही 23.5 डिग्री में उत्तर में, और इसके बाद देखिए दक्षिणी गोलार्ध में इसी 23.5 डिग्री पर है, लेकिन उसका नाम है मकर रेखा। ठीक है। इसके अलावा जो विषुवत वृत्त जो है, विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त, 66.5 में उत्तरी ध्रुव वृत्त ये दिखाया गया है। और इसके अलावा उत्तरी रेखा के 66.5 दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव स्थित ये दिखाया गया है। वो यही कह रहा है, एक ये कर्क रेखा कह रहा है, एक मकर रेखा 23.5 डिग्री पर दोनों मौजूद है, और ये उत्तरी ध्रुव 66.5 डिग्री की बात कर रहा है, जो एक दक्षिण में है, एक उत्तर में है और एक दक्षिण में है। और ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है, समझने की बात है बस। पृथ्वी के ताप कटिबंधी, पृथ्वी का जो मौसम के परिवर्तन आते हैं, ये उसी की बात कर रहा है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर जो सूर्य में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होते हैं। तो ये जो कर्क रेखा है, ये वाली कर्क रेखा और ये वाली मकर रेखा, इनके बीच की बात कर रहा है कि वर्ष में, साल में एक बार जो सूरज होता है, जो इनके ठीक ऊपर सिर पर होता है, जो सूरज होता है इनकी ऊपर एकदम ठीक सीधी रोशनी पड़ती है, ठीक सिर के ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। ये जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि वर्ष में एक बार जो सूरज की किरणें यहाँ सीधी पड़ती है, जिसके कारण जो ऊष्मा होती है वे बहुत अधिक उत्पन्न होती है, और इस वजह से, इसी कारण की वजह से ये जो प्रदेश हैं, यहाँ से लेके कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक की ये जो बीच के अंदर आते जो भी स्थान हैं वहाँ के, वे सभी उष्णकटिबंधीय कहलाने वाले क्षेत्र हैं। साथ ही साथ जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश
पर दोपहर का जो सूरज है कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुवों की तरफ सूर्य की जो किरण है वे तिरछी हो जाती है और इस प्रकार जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का जो तापमान मध्य रहता है, इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंधी कहा जाता है। अब देखिए, आपने उष्ण कटिबंधी समझ लिया किस कारण हुआ था। अब बारी है शीतोष्ण कटिबंधी समझने की। ये जो कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, इसके बीच इसके मध्य के अंतर्गत जो भी आने वाले स्थान होते हैं वो सभी उष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो शीतोष्ण कटिबंधी वाले क्षेत्र हैं, जैसे मान लीजिए ये सूरज है, सूरज की सीधी किरणें तो यहाँ पड़ जाती हैं एकदम। ये ठीक जब ये पृथ्वी चक्कर लगाती है तो सूरज तो मध्य में होता है, तो जब ये ऐसे चक्कर लगाती है तो उसका ये वाला जो हिस्सा है ये सूरज के एकदम सीधे सीधे रोशनी, जैसे मान लीजिए उसकी सीधी सीधी रोशनी इस पे पड़ती है। लेकिन जो यहाँ का हिस्सा है, यहाँ और यहाँ, इसकी किरणें तिरछी पड़ती है। ये देखिए, सौरमंडल में पृथ्वी तो ऐसे चक्कर लगाती है, बीच में सूरज रहता है और जब ये ऐसे चक्कर लगाती है यहाँ पे सीधी किरणें पड़ती है। इस कारण यहाँ पर तो जो मौसम है, जो यहाँ का वातावरण है वो उष्ण कटिबंधीय होता है। लेकिन यहाँ दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के जो ये कर्क रेखा के ऊपर वाला जो भी प्रदेश पड़ते हैं, उत्तरी ध्रुव और इधर दक्षिणी ध्रुव पड़ता है, जहाँ पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है, तो वहाँ का जो इलाका होता है वहाँ वे सीधी धूप न पड़ने के कारण वो जो होता है उसका जो तापमान होता है एकदम मध्य रहता है और वे जो प्रदेश होते हैं वे शीतोष्ण कटिबंधी कहलाते हैं। समझ में आया? इतना तो मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, इसके अलावा जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर जो दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। हमने देखा कि जो कर्क रेखा के ऊपर वाला हिस्सा था, जो हमने देखा था ऐसे, कर्क रेखा के ऊपर वाला हिस्सा ये है और जो मकर रेखा के नीचे वाला हिस्सा ये है। उन पर कभी भी सूरज की जो किरण होती है वो सीधी ऊपर नहीं पड़ती, सिर पर कभी भी सीधी नहीं पड़ती। ध्रुव की तरफ जो सूरज की किरणें तिरछी हो जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध के बीच वाले क्षेत्र का जो तापमान होता है मध्य होता है। ये हमने वही दोबारा पढ़ लिया और इसी को शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध के जो उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यह जो यहाँ सूर्य क्षितिज से भी ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसीलिए ये शीत कटिबंधीय कहलाते हैं। शीतोष्ण हमने पढ़ लिया। अब देखिए शीत कटिबंधी की ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है इन चीज़ों की। ये चीज़ तो शीत कटिबंधीय में आ गए और ये उष्ण कटिबंधीय में आ गए। ये इनकी बात कर रहा है, इनकी बात। ये जो मकर रेखा से और इधर दक्षिण शीत कटिबंधी, ये इसकी बात कर रहा है। और ये ये इन हिस्सों की बात कर रहा है।
ये जहाँ पर सूरज की किरणें, जैसे हमने देखा था यहाँ पे सूरज की किरणें सीधे पड़ रही थी, यहाँ तिरछी पड़ रही थी, और यहाँ क्षितिज पड़ती है। क्षितिज मतलब एक ऐसी किरण, मतलब देखने में ऐसा लगता है जैसे बस इसे छू रही हैं। इनका उनका जो प्रकाश होता है सूरज का, वो पूर्ण रूप से इसमें गहराई से नहीं अंदर की तरफ नहीं जा पाता। तो इस कारण यहाँ का जो यहाँ के जो स्थान होते हैं बहुत अधिक ठंडे होते हैं, और इस कारण ये शीतकटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं। देशांतर क्या है? तो देशांतर हमने अभी ऊपर देखा था। अब देखिए, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप तथा हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भीय रेखाओं से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतर, यमोत्तरीय कहते हैं। अब देखिए ये क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है, सबसे पहले ये देखिए, ये देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। ये हमने ऊपर भी देखा था और ऊपर भी इसके बारे में पढ़ा था। एक उदाहरण के माध्यम से ये बताना चाहता है, जो प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप है उसकी बात कर रहा है, और जो हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप है, टोंगा द्वीप और मॉरिशस द्वीप की बात कर रहा है। ये दोनों कहाँ स्थित है? सीधा 20 डिग्री पर स्थित है। पर इसका जो स्थान कैसे पता चलता है? देखिए 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। लेकिन इसकी जो स्थिति का सही पता किस प्रकार चलता है? उत्तरी ध्रुव, जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली, जैसे उत्तर ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, इसे जो जोड़ने वाली रेखा है, ठीक है, और साथ ही साथ इसको जोड़ने वाली जो रेखा है, और इसके अलावा ये सब जो रेखाएं हैं, लेकिन इसके बीच से एक मध्य में रेखा जा रही है, एक ऐसे रेखा जो कि ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है, उसे और अधिक सरल बनाने के लिए और अधिक सुगम बनाने के लिए। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं, जिससे कि एक स्थान का, एक देश का सही तरीके से पता लगाया जाए, और उन सब में ये सब बहुत अधिक सहायता करता है। तो अब तक जो हमने ऊपर देखा, ग्लोब को एक विषुवत रेखा ऐसे काट रही थी बीच से, जिससे एक उत्तरी ध्रुव में विभाजित हो रहा था ग्लोब और एक दक्षिणी ध्रुव में, लेकिन जिसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब उसको हमने पढ़ लिया। अब उसी क्रम में आगे ये बता रहा है, ये तो हो गई, एक तो अक्षांश रेखाएं भी हैं इसी प्रकार की, हमने देख ली, ठीक है। अब ये कर रहा है देशांतर रेखाओं की बात। ये जो ग्लोब है, इसे ऊपर हमने देखा, इसे कुछ इस प्रकार से विभाजित किया गया था, और एक मुख्य यहाँ पे थी विषुवत रेखा, एक इस प्रकार। लेकिन जो देशांतरीय रेखाएं हैं वे कुछ इस प्रकार के हैं, वो सिर्फ सीधी खड़ी रेखाएं हैं ग्लोब पर, ठीक है। ये क्या करती है? अब इसको भी बीच से विभाजित किया गया है,
इसे भी बीच से विभाजित किया गया है ताकि जो ग्लोब है उसे और अच्छे से और बारीकी से समझा जा सके। जो हमने पीछे पढ़ा था अभी 1/4 भाग, 1/4 भाग किसका 360 जो डिग्री था, ये इसी प्रकार से इसे बांटकर फिर देखा। फिर बाद में 90 डिग्री का एक जो उत्तरी ध्रुव बन रहा था और फिर 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। फिर इसी प्रकार इसे कुछ इस प्रकार पहले विभाजित किया गया था, अब इसी को इस प्रकार कर रहे हैं, इसी को समझे? ठीक है, तो ये हैं। और इसी को जो मध्य से रेखा निकलती है जो इसे विभाजित करती है, उसी को ही याम्योत्तर रेखा कहते हैं या फिर देशांतरीय याम्योत्तर। याम्योत्तर रेखा या फिर इसे देशांतरीय याम्योत्तर। ठीक है, इसे इस प्रकार विभाजित करके इसका नाम इस प्रकार रखा गया है आगे। तथा इसके बीच की दूरी को देशांतरीय रेखाओं जो देशांतर की अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में, प्रत्येक जो अंश है इसके एक उसे मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। जरी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। और ये जो गोलार्ध हैं तथा इसके बीच की जो दूरी है ध्रुवों के तरफ बढ़ती है। इसकी जो दूरियां हैं वे ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। जैसे ये दूरी है, ये जो यहाँ है, ये विषुवत वृत्त रेखा है और ये याम्योत्तरीय रेखा है। तो जैसे ही ये ध्रुव इधर है, एक ध्रुव इधर है, एक दक्षिण ध्रुव इधर है, एक उत्तर ध्रुव, तो ये यहाँ से मिलेगी और यहाँ से दूर होगी और यहाँ पे जाके मिल जाएगी। ये वही बात कह रहा है। ये कह रहा है कि जो यहाँ जो सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिल जाती है। अब ये अक्षांश जो समानांतर रेखाएं हैं उसकी बात कर रहा है। इससे भी भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। ये जो सभी रेखाएं ये हैं, ये सभी समान होती हैं इनकी दूरियां, तो इसे थोड़ा एक तो व्यक्त करना मुश्किल कार्य है। तथा सभी देश ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ जो ब्रिटेन राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका जो मान है 0 डिग्री देशांतर है। इसका जो मान है, कहने का अर्थ ये है कि ये जो ग्लोब है इसे याम्योत्तर रेखा विभाजित करती है। ये जो यहाँ है ना, इसे जो विभाजित करती है, इसे 0 डिग्री यहाँ से माना जाता है, 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। जिस प्रकार विषुवत वृत्त को, जो विषुवत वृत्त इस प्रकार वो भी 0 डिग्री मानी जाती है, उसी प्रकार देशांतर ये जो याम्योत्तर रेखा है इसे भी 0 डिग्री के रूप में मापा जाता है। ये वही कह रहा है। तथा यहाँ से हम 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्व गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध में विभाजित करते। इसीलिए किसी स्थान के देशांतरीय के आगे पूर्व और
पूर्व के लिए अक्षांश पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षांश पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक है कि 180 पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अगर ग्लोब की अक्षांश समानांतर रेखाओं और देशांतर याम्योत्तर द्वारा बनी ग्रेड को देखो। देखिए, सबसे पहली बात ये इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इसमें बस ये बता रहा है जैसे ये ग्लोब है, इसकी जो याम्योत्तर रेखा है ये 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री यहाँ से मापते हैं और इसे इस वाले भाग को कहा गया है पश्चिम। एक मिनट, शिट यार, ये है याम्योत्तर रेखा ने अलग कर रखा है। इसे पूर्वी इसे पश्चिम में विभाजित किया गया है। इसे पूर्वी गोलार्ध, ये है पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध, और कुछ नहीं है, ये यही कह रहा है। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखा एवं देशांतर याम्योत्तर जो रेखाएं हैं डिग्री को देखिए, और अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का सही जानकारी है तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में जो धुबरी है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं पूर्व 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब आप देखोगे जहाँ ये दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये कहना चाहता है जैसे ये अक्षांशीय रेखा, ये ग्लोब है, ये अक्षांश रेखा हो गई ग्लोब पर, ये देशांतर रेखा हो गई। तो ये क्या बोला था इसने, एक मिनट, हाँ, ये हो गया ग्लोब, ये हो गई अक्षांश रेखा है, ये हो गई देशांतर रेखा है। ठीक है, ऐसी है ना ग्लोब। अब तक हम देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ तक पढ़ा, बिल्कुल ये इसमें भी यही दर्शाया गया है। तो ये कह रहा है कि जैसे कि एक असम में जो धुबरी है, धुबरी नामक स्थान है, उसे ग्लोब पर ढूंढना या प्रदर्शित करना है। तो ये क्या कह रहा है, 26 डिग्री उत्तर में, तो मान लीजिए 26 डिग्री, यहाँ 23.5 डिग्री था ना इधर, जो कर्क रेखा थी, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 26.5 डिग्री उत्तर में, और ये दक्षिण है, ये उत्तर है, यहाँ से विभाजित हो रहा है। और जो पूर्व, इसके देखिए पूर्वी देशांतर में, और ये वाला पार्ट हमने जब यूं ऐसे विभाजित किया था तो ये पश्चिम था और ये पूर्व था। तो ये कह रहा है कि देखिए 26 डिग्री उत्तर अक्षांश में और 90 डिग्री पूर्व
तो ये पूर्व का ही हिस्सा है, पूर्व में 90 डिग्री। यहाँ पे 100 था, यमी उत्तर 0 डिग्री था। ये इधर आएगा और ये भी ऐसे 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 करके, ये जो डिग्री थी पहले 30 था, फिर 60 था, फिर 80 था, 80 से थोड़ा आगे बढ़ेंगे 90 आएगा। तो ये कुछ ऐसी हैं, ये सिखा रहा है हमें कि किस प्रकार जो ग्लोब पर है किसी देश को देख सकते हैं, किस प्रकार रेखाओं के माध्यम से। अब देखिए, इसको समझने के लिए कागज़ का जो समान वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 तथा क्षैतिज जो रेखाएं हैं उसको क ख ग अक्षरों से व्यक्त कीजिए, जिस पर बिंदु पर ये जो ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा एक दूसरे को काटती है वहाँ कुछ वृत्त खींचिए। इस वृत्त को अ ब श द ध नाम से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्वी देशांतर तथा क्षैतिज रेखाएं उत्तरी देशांतर को व्यक्त करती हैं। ये देखिए, ये कुछ नहीं, ये हमें, जैसे हमने ग्लोब देखा ना, ये हमें वही बताने का प्रयास कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये एक ग्लोब था जो हमने जिसमें हमने अक्षांश रेखाएं ऐसी पढ़ी थी और जो यमयोत्तर रेखा हमने ऐसी पढ़ी थी, ऐसी लंबाई में। ये ऐसे कह रहा है, ऐसे करके ऐसे 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 ये बीच की है रेखा। ये ग्लोब का एक आइडिया दे रहा है कि मतलब किस प्रकार उसको दर्शाया जा सकता है। और ये देखिए, ये इसे विभाजित कर रही है, अलग कर रही है, ये समझने के लिए। ये तो हो गया उत्तर दिशा, ये तो हो गया दक्षिण दिशा, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया पश्चिम दिशा और ये हो गया पूर्व दिशा। और मान लीजिए ये है 1 2 3 4 संख्या, यहाँ पे भी 1 2 3 3 4, ठीक है। अगर कोई प्रश्न करता है, जैसे कि कोई बोले कि मान लीजिए कोई प्रश्न करता है कि संख्या 4 दक्षिणी गोलार्ध के पश्चिम दिशा में संख्या 4 बताइए, तो ये कैसे होगा? दक्षिणी गोलार्ध एक तो ये हो गया, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध के पश्चिम दिशा, ये हो गई पश्चिम दिशा, और संख्या 4 बताइए, ये है। अगर कोई बोले उत्तरी दिशा के पूर्व भाग की संख्या 2 बताइए, तो जैसे देखिए, अब ये उत्तरी दिशा हो गई। उत्तरी दिशा की पूर्व दिशा की उत्तरी, एक तो ये उत्तरी भाग और ये एक पूर्व एक दिशा का निर्धारण हो गया, इसकी संख्या 2 ये है। तो कहने का मतलब जो मानचित्र पर जो देश को दर्शाया जाता है उसे समझाने का प्रयास कर रहा है, और कुछ नहीं। ये देखिए, ये पूरा मैप है हमारा, ठीक है। ये एक ग्लोब जो होता है,
ये पूरा ये एक सीधे कागज़ पे दर्शाया गया है, लेकिन ग्लोब पर दर्शाया जाए तो वो एक पूरा पृथ्वी का आकार ले लेता है। तो जो याम्योत्तर रेखा है, जो बीच से ग्लोब को विभाजित करती है पूर्व में और पश्चिम में, ये इसको कहाँ से विभाजित करके निकाला गया, ये देखिए, ये अमेरिका के ग्रीनविच नामक जो स्थान है, ये याम्योत्तर रेखा है। ग्लोब पर ये जो याम्योत्तर रेखा, जिसे देशांतर रेखा भी कहते हैं, वो यहाँ से एक काल्पनिक रेखा खींचकर विभाजित किया गया है। एक तो ये हो गया पूर्वी भाग, ये हो गया पश्चिमी भाग, ये ग्लोब की बात की जा रही है, ग्लोब के अंदर। और ये पूर्वी भाग में देखिए हमारा भारत आता है, ये रहा। इसके बाद पश्चिमी भाग में ये देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रीनलैंड और बहुत से अन्य देश आते हैं। इसके साथ ये तो हो गया देशांतर रेखा की बात। और ये जो विभाजन किया गया है, इसी के आधार पर जो समय है, समय को इसी के आधार पर विभाजित कर निर्धारित किया गया है। जो समय विभाजन किया जाता है, ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार का उदाहरण देके समझाया है। ये जो हम अभी ऊपर कर रहे थे, ठीक वही है। देशांतर और समय, जो अभी हमने देखा ना, देशांतर रेखा जो ग्रीनविच से निकल रही है अमेरिका के, ये उसी की बात कर रहा है। और वहाँ से उसने समय को विभाजित किया है और अलग अलग देशों ने अलग अलग उसी के अनुसार अलग अलग देशों का अलग अलग समय चलता है कि जो अमेरिका है भारत से, उसमें कुछ 5.5 घंटे का अंतर है समय में। तो ऐसे भी अनेक अन्य देश हैं। आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी है, चंद्रमा है, ग्रह हैं और इनकी जो गति है वे सभी हैं। सूर्य उदय और सूर्य अस्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यहाँ पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। तो प्राचीन समय भी ऐसे ही होता था। चंद्रमा, सूर्य और जो ग्रह हुआ करते थे, ये सब एक समय और दिन का एक परिचायक होते थे। तो ये उसी की बात अभी भी कर रहा है और आज भी उसी प्रकार से समय का भी निर्धारण होता है। यह पूरे विश्व का समय निर्धारण करने का सबसे अच्छा साधक है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाई गई परछाई से लगाई जा सकती है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। तो सूर्य की जो परछाई है उसके माध्यम से समय का अनुमान लगाया जा सकता है और अभी भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ लगाया जाता है। और साथ ही साथ दोपहर में जो परछाई होती है वे कुछ छोटी दिखाई देती है। सूर्यास्त के समय जो परछाइयाँ होती हैं वे कुछ लंबी दिखाई देती हैं। उसका एक उदाहरण दिया गया है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूरज जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। जो याम्योत्तर रेखाएं हमने देखी ग्रीनविच के अमेरिका के ग्रीनविच से होकर निकलती है, उस समय अगर सीधा उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो सभी स्थानों पर जहाँ जहाँ उसकी रोशनी पड़ रही होगी उस समय दोपहर होता है उस देश में। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। जो पृथ्वी है वे कैसे चक्कर लगाती है? वे पश्चिम से पूर्व की ओर, जैसे ये पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी। अतः वे स्थान जो ग्रीनच के पूर्व में है उसका जो समय ग्रीनच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में स्थित है उसका समय पीछे होगा। बिल्कुल समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। अब देखिए, अब इसमें पृथ्वी जो 24 घंटे में चक्कर लगाती है और वे सभी इसमें देखिए, ये जो पृथ्वी है
पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है तो वे 360 डिग्री घूमती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 घंटे में वे 15 डिग्री घूमती है। और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार ग्रीनविच से दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 1 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 1 मिनट। अर्थात ग्रीनविच के समय से जो 1 घंटे आगे अर्थात वह दोपहर का 1 बजे होगा। बिल्कुल, लेकिन ग्रीनविच से जो 15 पश्चिम का समय ग्रीनच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वह सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे उस समय 380 पर मध्य रात्रि हो रही होगी। 380 डिग्री पर जब वो घूमता है ना, ठीक उसी प्रकार से किसी भी स्थान पर जो सूरज आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी द्वारा दिखाए गए समय उस स्थान के स्थानीय समय होता है या होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर याम्योत्तर पर सभी स्थानों का जो स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्या मानते हैं या फिर क्यों मानते हैं? तो ये भारत का मानक समय की बात कर रहा है। अगर याम्योत्तर पर स्थित स्थानों की स्थानीय समय में अंतर होता है, उदाहरण के लिए कुछ देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। जाहिर सी बात है, कहीं पर रात हो रही होती है, कहीं सुबह हो रही होती है, कहीं दोपहर हो रही होती है, तो जो सामान जाया जाता है गाड़ियों का, तो उसके लिए एक समय सारणी बनानी पड़ती है, अर्थात एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर की स्थानीय समय को देश का मानक समय बनाया जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का यामक समय माना जाता है। और भारत में ये देखिए 82.5 डिग्री पूर्व है, ये इसका एक याम्योत्तर मानक समय है। इसी के आधार पर हमारे भारत का जो समय है विभाजित होता है। और गुजरात जो है यहाँ पड़ता है, गुजरात की अपेक्षा जो असम और जो यहाँ के जो पूर्व के राज्य हैं, यहाँ पर जल्दी सूर्योदय होता है। इसमें काफ़ी समय का अंतर है, हालांकि इतना भी नहीं, लेकिन समय में अंतर देखने को मिलता है। 82.5 डिग्री पूर्व के मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। करीब भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है, वह लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत तथा इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार जो मैच होगा वह 7:30 बजे
शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जान सकते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के समय के बीच का अंतर 5.5 घंटे का अंतर है? बता सकते हैं बिल्कुल। जो भारत है ग्रीनविच पूरब में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित तथा यहाँ का समय जो है ग्रीनविच समय के लगभग 5 घंटा 30 मिनट अर्थात 5.5 घंटे आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बज रहे होते तो शाम के यहाँ पर भारत में 7:30 बज रहे होंगे। कुछ देश के देशांतर जो विस्तार अधिक होते हैं जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जो रूस है, रूस में जो देशांतर समय अलग अलग पाया जाता है, यहाँ पे 11 मानक समय पाया जाता है, उनको अपनाया गया है। और साथ ही साथ पृथ्वी के एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र अर्थात जो 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो इस प्रकार ये भारतीय समय को 82 डिग्री पूर्वोत्तर मानक में बांटा गया है। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब मिलेंगे हम अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।